यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है विविध प्रश्नावली का, जिसमें एक्स वाई तथा जेड का हमें मान ज्ञात करना है, जिसके लिए ए दिया गया है 0, 2y, जेड, एक्स वाई माइनस जेड, और यह यहाँ पे माइनस वाई है और यह जेड दिया गया है। जो समीकरण है ए डैश आई को संतुष्ट करता है, यानी कि ए डैश में इसे गुणा करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ए डैश लिख लेते हैं। ए डैश का मतलब हो गया, इस पंक्ति को हम स्तंभ बना देंगे, तो यहाँ 0 है, यह 2y है तो यहाँ लिख लेंगे 2y, और यह जेड है, इसको यहाँ लिख लेंगे जेड। तो हमारा जो पहला पंक्ति था, यहाँ पे पहला पंक्ति वो पहला स्तंभ बन गया। अब दूसरी पंक्ति में दिया गया है एक्स वाई और माइनस जेड, ये हो गया एक्स वाई और माइनस जेड। अब यह तीसरी पंक्ति है, एक्स यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे माइनस वाई और यहाँ पे जेड लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ए डैश, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए। अब इसमें गुणा करना है ए का, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 0, 2y, और यहाँ पे हो जाएगा जेड, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ माइनस जेड है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे माइनस वाई है, और यहाँ पे जेड है। तो इस प्रकार से इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिख लिया आई। अब मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, रो का इस कॉलम में, इस रो का दूसरे कॉलम में, और इसी रो का तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिख लेते हैं। तो भी 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3/3 का ये भी है और ये भी 3/3 का है। इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जानते हैं कि इसके कॉलम की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, और जो आंसर आएगा वो भी 3/3 का आएगा। तो 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी कि 0 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। यह पहला पक्ति के पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करने पर एक्स का एक्स में और एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। ये हमारा ये पहला एलिमेंट हो गया। अब इसी का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 का 2y मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, एक्स का y मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स वाई होगा, और x का माइनस वाई में करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कटने के बाद से यहाँ पे 0 आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 0 का 2y मल्टीप्लाई करेंगे 0, x का y मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस में आएगा, और x का माइनस वाई में करेंगे तो माइनस एक्स वाई कट करके 0 हो जाएगा। अब इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे, यहाँ z का 0 मल्टीप्लाई करेंगे जेड 0 हो जाएगा, और x यहाँ माइनस एक्स जेड हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। अब दूसरे पंक्ति का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, y का x में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस वाई का x में करेंगे माइनस एक्स वाई, यानी कि ये भी 0 हो गया। अब इसका हम दूसरे कॉलम में करेंगे तो 2y का 2y मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y का प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ y का प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बीच में यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे लिख लेते हैं 6y स्क्वायर। देख लीजिए फिर से, 2 2 जा 4y स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस से भी प्लस हो जाएगा। तो 4 और y का y में ये 5, और फिर से माइनस वाई का माइनस वाई में करेंगे 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इस पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2yz, यहाँ पे माइनस yz, और यहाँ भी माइनस yz हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये अगला टर्म यहाँ पे 0 आएगा। अब इस पंक्ति का इसमें करेंगे तो z का 0 मल्टीप्लाई करेंगे z हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और z का x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जेड एक्स हो जाएगा, और z का x में करेंगे तो प्लस जेड एक्स, कट करके ये भी 0 हो जाएगा। अब इसी पंक्ति का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2yz हो जाएगा, जे माइनस जेड का y में करेंगे माइनस जेड वाई हो जाएगा, और y का माइनस एक्स में करेंगे माइनस वाई जेड हो जाएगा, तो प्लस 2yz और माइनस 2yz कर करके 0 हो जाएगा। अब जेड का जेड में मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर, माइनस जेड का माइनस जेड में करेंगे फिर से प्लस जेड स्क्वायर, और जेड का जेड में करेंगे जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3z स्क्वायर। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद से इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तो यह 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, फिर से 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यह 0 होगा, यह 0 होगा, और यह 1 होगा, और इस तरह से ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अब कंपेयर कर लें, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं कब, जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि 2x का मान, 2x स्क्वायर का मान यहाँ 1 के बराबर है। यहाँ देख लीजिए, यह वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगा, इस वैल्यू के इक्वल हमने कर दिया, तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, ये x का मान आ गया। अब y का मान निकाल लेते हैं। y का मान निकालने के लिए यहाँ देख लें, यह 6y स्क्वायर है और यह 1, तो ये एलिमेंट दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/6, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6, प्लस माइनस 1/√6 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, यह एलिमेंट भी 1 के बराबर होगा, तो कंपेयर करेंगे तो 3z स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, तो z स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3, तो z बराबर हो जाएगा यह प्लस माइनस
रूट 1/3 को हम लिख सकते हैं 1 और √3। तो इस प्रकार से आंसर आ गया। x का मान आ गया ±½ √2 और y का मान हो गया ±√6 1/√6 और z का मान आ गया ±1/√3। तो इस प्रकार से यह आंसर प्राप्त हो गया। यह क्वेश्चन नंबर, यह 6वां पार्ट है विविध प्रश्नावली का और बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिए कितने छोटे स्टेप में इसको सॉल्व किया गया है। क्योंकि a डैश यहाँ पे a डैश a के मल्टीप्लिकेशन i के बराबर था, तो उन्हें मल्टीप्लाई कर लिया और कंपेयर करके वैल्यू निकाल लिया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, x का मान ज्ञात करना है। यह दिया गया है, एक मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स कहा जा सकता है इसको, 1 2 1, यह रो मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 1/2 का 1/3 का, क्योंकि ये एक पंक्ति और 3 स्तंभ है। यहाँ पे 3/3 का एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 0 2 0 1 और 1 0 2 और फिर से इसके बाद से एक कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर 3:1 का है और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो यहाँ x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स जैसे है वैसे ही यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखने के बाद से अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो 1/3 का जो बचा हुआ है, यहाँ 3 बचा हुआ है, यहाँ 1, तो 3/1 का एक एलिमेंट मैट्रिक्स आएगा। इस एक का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 का गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि केवल 4 आएगा। यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। देख लीजिए 1 का 0 में, 2 का 2 में 4 हो गया और 2 0 का x में तो 0 हो गया। फिर से अब इस पंक्ति का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 0 में तो 0 हो जाएगा और 0 का 2 में 0, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे आ गया x, तो यहाँ x हो गया। अब फिर से इस तीसरी पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे तो 1 का 0 में 0 हो जाएगा, 0 का 2 में 0 हो जाएगा और 2 का x में तो यहाँ हो जाएगा 2x। यह एक मैट्रिक्स आ गया और इसकी वैल्यू बराबर 0 है, तो यहाँ पे बराबर 0 लिख लेते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका आर्डर 1:2, यहाँ पे 3 है और इसका आर्डर 3:1 है। तो यह दोनों मान आपस में बराबर है। इसके कॉलम की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो मल्टीप्लाई संभव है। क्या करेंगे, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x, यहाँ पे प्लस 2x लिख लेते हैं। और फिर से 1 का 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x और बराबर यहाँ पे ये 0 है, ये 0 हो गया। तो 2 और 2 मिलकर हो गया 4x बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं -4। यहाँ पे यह -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। तो देयरफॉर x बराबर हो जाएगा -4/4 और 4/4 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे ये लिख लेते हैं 1। तो x बराबर यहाँ मिलेगा -1, क्योंकि 4 से 4 कट गया और -1 बचेगा। तो यह x का मान हो गया और यही आप आंसर में लिखेंगे। तो इतनी आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में यह कहा गया है कि यदि a बराबर 3 1 -1 2, तो सिद्ध करना है कि a² - 5a + 7i2 यानी कि सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इन सबका मान 0 के बराबर है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें a² निकालना था। तो यहाँ पे हमने a² के लिए a × a कर लिया। यहाँ पर a लिख लिया, 3 1 -1 2 और 3 1 -1 2 का गुणा किया। गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले का रो और दूसरे का कॉलम लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का 3 में गुणा किया, 3 3 का 9, 1 का -8 में गुणा किया -1। फिर से पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में, तो 3 × 3 2 × 2 ये हो गया। फिर से -1 का 3 में तो 3 × -3 और 2 का -1 में तो -2 हो गया। 1 का -1 में -1 हो गया और 2 का 2 में तो ये प्लस, ये भी प्लस था तो +4 हो गया। 9 में से 1 घटा देंगे 8 बचेगा, 3 और 2 मिलकर 5 हो गया, यह -5 हो गया और 4 में से 1 घटा देंगे 3 हो गया। यह a² का मान आ गया। तो यह a² की वैल्यू की ज़रूरत थी, हम इसका इस्तेमाल करेंगे प्रूफ करते समय। अब यहाँ पे जो प्रूफ करना था हमको, उसका लेफ्ट हैंड साइड है a² - 5a और +7i2। तो a² हमने मान निकाला था, यहाँ पे देख लीजिए a² का जो मान आया है यहाँ पे, इस a² की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर से -5 है और a का मान 3 1 -1 2 और +7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का था 1 0 0 1 लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 3 15, 5 1 5, 5 1 5 और 5 दूना 10, ये हो गया। और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 1 7 0 0 और 7 हो जाएगा। अब हमें जोड़ना है, यहाँ 8 हो गया और यह माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो -15 हो जाएगा और इसमें 7 प्लस में है लिख लिया है। फिर से दूसरे एलिमेंट 5 में, इसमें हमें इसको क्या करना है, घटाना है। तो 5 और ये -5, क्योंकि इसके पहले माइनस है और इसमें 0, ये 0 लिख लिया। फिर से -5 लिखा है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 और तीसरे में यह 0 है। यह एलिमेंट और यह एलिमेंट तीनों को एक साथ जोड़ना है। अब 3, यहाँ 3 लिखा गया है, ये माइनस है तो ये -10 हो जाएगा और फिर से इसमें 7 लिखा गया है तो 7 को यहाँ जोड़ दिया गया। अब देखिए 8 7 15, 15 में से 15 घटाएंगे 0,
5 में से 5 घटा देंगे 0, या -5 + 5 जोड़ करके 0 हो जाएगा। 7 3 10 -10 बराबर 0। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 0 0 0। यह जीरो मैट्रिक्स हो गया। यही आपको दिखाना था, आपको यह सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपने सिद्ध कर लिया कि a² - 5a और +7i की वैल्यू 0 के बराबर। तो इतना आसानी से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि x - 5 और -1 एक मैट्रिक्स है, यह 1:3 का, इसका ऑर्डर है 1:3 का, और यहाँ पे एक 3/3 का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। यह 3/3 का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे x 4 और 1 यह एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है। इन सबका गुणनफल 0 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, हमने जैसे मैट्रिक्स दिया था लिख लिया था, और यहाँ लिखने के बाद से यह 3/3 का है और यह 3/1 का है, तो इसके कॉलम की संख्या इसके पंक्ति की संख्या के बराबर है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x हो जाएगा। 0 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया। और इसके बाद से इस पंक्ति का इस स्तंभ में मल्टीप्लाई करना है। 0 का x में 0 हो जाएगा, 2 का 4 में ये 8 हो जाएगा, और 1 का 1 में तो ये 1 हो जाएगा। फिर से अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करना है, तो 2x हो जाएगा। फिर से 0 का 4 में 0 हो जाएगा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करें 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो इसके बाद से जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, हमें यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया x - 5 - 1, ये हो गया मैट्रिक्स। और x और 2 मिलके हो जाएगा x + 2, 8 और 1 मिलके हो जाएगा 9, और 2x और प्लस यहाँ 3 मिलके हो जाएगा 2x + 3। तो यह जो मैट्रिक्स है, यह है 1/3 का, 1/3 का है। और यह भी इसमें पंक्तियों की संख्या यहाँ पे 3 है, तो 3/1 का यह मैट्रिक्स हो गया। इसके कॉलम की संख्या इसके पंक्ति की संख्या के बराबर, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो आएगा 1/1 का आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई करेंगे x² और x का 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब 5 का 9 में गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45 हो गया, माइनस में माइनस और प्लस मिलके -2x + 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x - 3 हो गया, और इधर बराबर 0 दिया गया था। तो यहाँ पे 2x से या 2x कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है। 45 और 3 48 हो गया। x² - 48 बराबर 0 था, x² बराबर 48, तो x बराबर हो गया +-48, और प्लस माइनस 16 3 48, 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ गया, 3 बच गया, और इस प्रकार से x का मान आ गया। और यही आपका, प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y और z का निर्माण करती है। एक निर्माता है, निर्माता कंपनी है जो x, y, z 3 प्रकार की वस्तुएं बनाती है। तो प्रथम मार्केट में यह बिकता है, और यह दूसरे मार्केट में बेचा जाता है। 2 मार्केटों का विक्रय की जो कैलकुलेशन है दिया गया है, x का 1000, y का x का 10,000, y का 2000 और z का 1800 पहले मार्केट में बिकता है। दूसरे मार्केट में x का 6000 पीस, y का 20,000 पीस और z का 8000 पीस बिकता है। अगर इनकी लागत मूल्य विक्रय मूल्य को प्रदर्शित करता है, यानी कि x के एक आइटम पर 2 रुपया 50 पैसा, y के एक आइटम पर 1 रुपया 50 पैसा और z के एक आइटम पर 1 रुपया, अगर यह विक्रय मूल्य है, तो आपको यह बताना है। तो यह एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे यह एक मैट्रिक्स है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और यह एक मैट्रिक्स है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसका ऑर्डर 2/3 का है और इसका ऑर्डर 3/1 का है। अब हम a और b का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a b का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। यह 10,000 है, 10,000 का 2 रुपया 50 पैसा में 2500 रुपये, यहाँ पे 25,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे 10,000 का 2 रुपया 50 पैसे में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3,000, 3,000 हो गया ये, और प्लस 1800 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 1800 हो गया। 1800 यहाँ लिख लेते हैं। फिर से 6,000 का 2 रुपया 50 पैसे में गुणा करेंगे तो ये 15,000 हो जाएगा, 15,000। फिर से 20,000 का यह 1 रुपया 50 पैसे में गुणा कर देंगे तो यह 30,000 में गुणा कर देंगे 1 रुपये में, तो यह 8,000 हो जाएगा। अब यह ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये 46,000। पहले बाजार में टोटल 46,000 का सामान बिका है, और दूसरे बाजार में 15,000, 30,000 और 8,000 जोड़ लेते हैं तो यह 53,000 हो जाता है। यहाँ पे यह 53,000, यह इनका विक्रय मूल्य हो गया दोनों बाजारों का। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। तो इस प्रकार पहले बाजार की कुल आय 46,000 रुपये हो गई, और दूसरे बाजार की कुल आय 53,000 रुपये हो गई। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। पहले बाजार में यहाँ पे दिखाया गया है, पहले बाजार में x का 10,000 आइटम बिकता है, y का 2,000 और z का 3,000 आइटम बिकता है। यहाँ पे x का 10,000, y का
2000 और जेड का 3000। और इसके दूसरे बाजार में 6000 एक्स का आइटम बिकता है, 20000 वाई का और जेड का 8000 आइटम बिकता है। और इनका मूल्य दिया गया है ₹2.50, ₹1.50, ₹1। इसके हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है। तो पहले बाजार की कुल आय निकालने के लिए इस फर्स्ट पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करके ऊपर लिखा गया है, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करके नीचे लिखा गया है। कैलकुलेशन के बाद से आ रहा है 46,000 और 53,000, यानी कि पहले बाजार की कुल विक्रय मूल्य हो गया 46,000 और दूसरे बाजार का 53,000। अब दूसरे पार्ट में पूछा गया है बी में कि अगर इनका लागत मूल्य एक आइटम बनाने में एक्स का ₹2 लगा हो, वाई का ₹1 लगा हो और जेड बनाने में 50 पैसा लगा हो, तो इनका कुल लाभ कितना हुआ। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि कम इस मार्केटिंग से कुल कितना लाभ हुआ। वो लाभ तो यहाँ हमने लिख लिया सी, मान लिया कि प्रत्येक इकाई की लागत को प्रदर्शित करता है। एक्स का एक आइटम बनाने में ₹2, वाई का एक आइटम बनाने में ₹1 और जेड का एक आइटम बनाने में 50 पैसा, यानी कि 10.5 रुपया खर्च होता है। तो कुल लागत मूल्य निकालने के लिए हम ए में हम सी से गुणा कर लेंगे। और ए में दो मार्केटों का विवरण दिया गया है, पहले मार्केट में कौन आइटम कितना बिका है। अब तो यहाँ पे यह 6000 है, दूसरे मार्केट में जो एक्स का आइटम बिका है 6000, तो लागत मूल्य निकालें, इसका ₹2 लागत मूल्य आता है, तो यहाँ हो जाएगा ₹12,000, ये हो जाएगा 12,000। फिर से 20,000 का एक में गुणा करेंगे तो यह प्लस 20,000 हो जाएगा, यह लागत मूल्य है 20,000। और फिर से 8,000 का 10.5 में गुणा कर देंगे यहाँ पे 8,000 का, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 4,000, इसका आधा हो जाएगा 4। अब इनको ऐड कर लेते हैं, पहले मार्केट का अलग और दूसरे मार्केट का अलग। तो यहाँ पे ऐड करने पर यह हो जाएगा 20,000 है, फिर से 2,000 है और फिर से 9,000 है, तो टोटल 31,000 रुपया हो गया है। 31,000 रुपया हो गया। पहले मार्केट में जो सामान बिका उसका लागत मूल्य हो गया, और दूसरे मार्केट में जो बेचा गया सामान है, तो 20,000 और 12,000, 22,000 और 32,000, 20,000 और 12,000, 32,000 और 36,000, 36,000 रुपये लागत का दूसरे मार्केट में सामान बेचा गया है। तो यह आपका दोनों हो गया। इसका आंसर हम लिख लेते हैं पहले। अब यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि लाभ कितना होगा, तो पहले मार्केट का हम यहाँ लिख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले मार्केट में जो लागत मूल्य है 31,000 है और दूसरे मार्केट का जो लागत मूल्य है 36,000 है। अब इसके पहले हम लोगों ने निकाला था समीकरण 1 में, पहले मार्केट में जो सामान बेचा गया 46,000 का, तो इसमें 46,000 में 31,000 लागत मूल्य घटा दिया गया। यहाँ पे 46,000 में से 31,000 घटा दिया गया, तो 15,000 लाभ पहले मार्केट से हुआ। और दूसरे मार्केट में जो बेचा गया था 53,000 सामान बेचा गया था, यहाँ दिखाया गया है 53,000 का, और जिसमें इसका लागत मूल्य हो गया यहाँ पे 36,000। तो 53,000 में से 36,000 घटा दिया गया, तो 17,000 लाभ हो गया। इस प्रकार से कंपनी को टोटल 32,000 का लाभ हुआ। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे कुल लाभ, यहाँ अगर लिखें हम कुल लाभ, यहाँ पे कुल लाभ अगर लिखते हैं तो यह हो जाएगा बराबर ₹15,000 एक पहले मार्केट से और धन 17,000 दूसरे मार्केट से 17,000 का लाभ हुआ। तो टोटल जो लाभ हो गया यहाँ पे यह 32,000। तो टोटल यहाँ 32,000 का लाभ हुआ दोनों मार्केट से जो व्यापार है, इसमें 32,000 का लाभ हुआ। इस प्रकार से आप आंसर देख सकते हैं। तो यह पूरा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था कि एक्स के आइटम कितने कितने बेचे गए, एक्स वाई जेड के पहले मार्केट दूसरे मार्केट में, लाभ इनका विक्रय मूल्य यहाँ दिया गया है और इनका यहाँ पे लागत मूल्य दिया गया है। यहाँ पे सी में लागत मूल्य से निकाल लिया गया कि कितना लागत मिला, और लाभ टोटल विक्रय 46,000 में से 31,000 और 53,000 में से 36,000 घटा दिया गया, तो 17,000 और 15,000 दो आंसर आ रहा है। पहले मार्केट से लाभ 15,000, दूसरे मार्केट से लाभ 17,000 का है। तो टोटल इस पूरे व्यापार में 32,000 का लाभ हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि यह एक्स मैट्रिक है, एक्स लिखा गया है 1 2 3 5 4 5 6, यह भी एक मैट्रिक्स है। एक्स में गुणा करने के बाद से -7 -8 -9 2 4 और 6 हो जाता है। आपको ये बताना है कि जो यह एक्स मैट्रिक्स है इसका मान क्या होगा। अब देखिए, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट आया यहाँ पे यह 2/3 का है और एक्स का आर्डर हमें नहीं पता है, तो एक्स का आर्डर यहाँ 2/3 का है। जो आंसर इसका आया है यह भी 2/3 का है, इसका मतलब यह 2/2 का होगा। एक्स का जो आर्डर होगा 2/2 का, क्योंकि यह 2 और इस 2 से मैच करना चाहिए और बचा हुआ 2 और 3 इसी आर्डर का आंसर आना चाहिए। हमने मान लिया कि एक्स ए बी सी डी है और एक्स की जगह पे वैल्यू रख लिया इनटू यह मैट्रिक्स लिख लिया बराबर ये लिख लिया। अब हम ए का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, तो हमने मल्टीप्लाई किया, ए का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, बी का 4 में मल्टीप्लाई किया A+4 भी हो गया, ए का 2 में मल्टीप्लाई किया 2A और बी का 5 में कर लिया 5 भी हो गया। फिर से इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो 3A
और बी का 6 में करेंगे, ये हो गया 3a + 6b। इसी प्रकार सी डी का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो c + 4d, और इस पंक्ति का दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c + 5d हो जाएगा, और सी डी का 3 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे 3c + 6d हो गया। अब इसमें हम कंपेयर करेंगे तो a + 4b यह बराबर हो जाएगा -7, और यहाँ पे a और प्लस 5b बराबर ये हो जाएगा -8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे समीकरण बना करके। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। किसी भी विधि से सॉल्व कर लें, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। हल करने के बाद से यहाँ a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू -2 होगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे -2, तो 4 दूना 8 में से 1 घटाएंगे -7 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 2 × 2 और 5 दूना 10, 10 में से 2 घटा देंगे तो -7 हो गया। ये संतुष्ट हो रहा है, a और b का मान हो गया। इसी प्रकार से हम इनसे भी 2 इक्वेशन बना लेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है c और प्लस 4d, इसका मान इधर चेक कर लें तो 2 के बराबर है, यह 2 हो गया। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेते हैं, और 2c और प्लस 5d, इसकी वैल्यू इस दूसरे एलिमेंट 4 के बराबर होगी, 4 लिख लेते हैं। और इसको भी किसी भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद से क्या आएगा, यहाँ पे c की वैल्यू और d की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू और d की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी मेथड का प्रयोग कर लें। इसका 2 मान आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, d का मान 0 है। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, d का मान 0 है। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स आपको बनाना था, x बनाना था, और x मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने a माना था, a का मान 1 है। यहाँ b माना था और b का मान यहाँ पे -2 आ रहा है, -2 लिख लिया। c का मान यहाँ पे 2 आ गया और d का मान 0 है। तो जो मैट्रिक्स c आपको ज्ञात करना था, इसके एलिमेंट आ गए 1, -2, 2 और 0। यही आपसे पूछा गया था और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इतनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूरा स्टेप यहाँ आपको दिखाया गया है। यह इसका पूरा स्टेप यहाँ हम दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के सारे स्टेप यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे और इतनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12 हुए हैं कि ए बी बी ए के बराबर है। ए बी का गुणनफल बी ए के गुणनफल के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है ए b⁴n बराबर b⁴n a, यह दोनों आपस में बराबर होंगे। गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करना है, तो स्टेटमेंट को हमने pn बराबर मान लिया a b⁴n और इक्वल टू b⁴n a। फर्स्ट पार्ट हमने n बराबर 1 के लिए प्रूव किया है, तो a b पर पावर हो जाएगा 1 और बराबर यहाँ हो जाएगा b की पावर 1 और इंटू a। तो ए बी बराबर यहाँ हो गया ए बी बराबर बी ए, ए बी बराबर बी ए, यह प्रूफ हो गया। यह फर्स्ट पार्ट है और n बराबर 1 के लिए यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार हमने लिख लिया n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, क्योंकि ए बी बी ए के बराबर दिया गया है, यह सत्य हो गया। अब दूसरा पार्ट हम लिखते हैं n बराबर k के लिए, पी के लिए यह कथन क्या है, सत्य होता है। तो लिख लेते हैं पी के का मतलब हो गया a b⁴k, यह a b⁴k इज इक्वल टू यह हो जाएगा b⁴k और इंटू ए। यह कथन क्या है, सत्य है। इसको हम सत्य लिख लेते हैं, के लिए सत्य है। अब हमें सिद्ध करके दिखाना है कि यह k+1 के लिए सत्य होगा। थर्ड पार्ट है k+1 के लिए, तो p k+1 के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं a और b⁴k+1। तो k+1 को हम लिख सकते हैं a और यहाँ ब्रैकेट में b⁴k इंटू b⁴ यहाँ पे k लिख लेते हैं और इंटू यहाँ पे b लिख लेते हैं। अब इसका हम अगर गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा a और b⁴k और इंटू b, हमने अलग कर लिया। और हम जानते हैं कि ये दिया गया है यहाँ पे, यह कथन यहाँ पे a b⁴k बराबर हो गया b⁴k a, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा b⁴k a और इंटू b, ये हमने लिख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा यह b⁴k और ए बी को क्या लिखा जा सकता है, कहा गया था कि ए बी बी ए के बराबर है, तो ए बी की जगह पे हमने बी ए लिख लिया, ये हो गया। अब b⁴k और b⁴ यहाँ 1 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा k+1 इंटू ए प्रूफ करना था कि a b⁴k+1 b⁴k+1 के बराबर है। तो इस प्रकार से यह कथन n यहाँ लिख लेते हैं n बराबर k+1 के लिए pn सत्य है। pn का मतलब जो कथन दिया गया था यह सत्य है, तो यह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य होगा, हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यह फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि यह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए यह कथन सत्य है और यह गणितीय आगमन विधि से हल किया गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, प्यारे विद्यार्थियों, इसका सेकंड पार्ट है
ए बी टू द पावर एन बराबर ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन, इस कथन को हमने पी एन मान लिया है। और पी वन के लिए, अगर एक के लिए हम दिखाना चाहते हैं गणितीय आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, वन रखेंगे तो हो जाएगा ए बी होल टू द पावर एन की जगह पे वन बराबर ए टू द पावर वन इंटू बी टू द पावर वन। ये हो गया ए बी बराबर ए बी। यह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए यह कथन एन बराबर वन के लिए, तो यह कथन n बराबर वन के लिए सत्य है। अब दूसरा k के लिए हम मान लेते हैं कि यह सत्य है, तो पी के इज इक्वल टू हो जाएगा सच दैट ए बी होल टू द पावर k पावर इज इक्वल टू ए टू द पावर k और इंटू बी टू द पावर k। यह k के लिए सत्य है। अब हम यह सिद्ध करेंगे कि यह k प्लस वन के लिए भी सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे p k प्लस वन का मतलब हो गया a। अब यहाँ पे हमने ए बी होल टू द पावर के और ए बी को अलग कर लिया। अब इसके बाद से हम क्या लिखते हैं, ए टू द पावर के, ए पर के पावर और इंटू बी पर के पावर लिख सकते हैं। ए बी पर होल टू द पावर के बराबर ए टू द पावर के बी टू द पावर के साथ हम यहाँ ए लिख लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और यह हो जाएगा बी। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने प्रूफ किया है, यहाँ ए टू द पावर के लिख लेते हैं और बी टू द पावर के इंटू ए, यह ऐसे लिख सकते हैं ए और बी टू द पावर के और इंटू बी। अब ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए टू द पावर के प्लस वन और यहाँ बी टू द पावर के प्लस वन। तो जहाँ एन था वहाँ के प्लस वन आ रहा है, तो इसलिए लिखेंगे एन बराबर के प्लस वन के लिए यह कथन सत्य है, अतः यह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य होगा। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सिद्ध हो गया। यह कहा गया था यहाँ पे कि ए टू द पावर ए बी होल टू द पावर एन बराबर ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, यह कथन यह भी सत्य सिद्ध हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया था, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो सिद्ध करना दिया गया था ए स्क्वायर आई के बराबर, तो ए स्क्वायर के लिए हमने ए में ए से गुणा कर दिया और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी आर्डर का लिख लिया। तो अल्फा का अल्फा में गुणा करेंगे अल्फा स्क्वायर, बीटा का गामा में गुणा करेंगे बीटा गामा, अल्फा का बीटा में गुणा करेंगे माइनस अल्फा बीटा और बीटा का गामा में गुणा करेंगे माइनस अल्फा बीटा। प्यारे विद्यार्थियों, अल्फा में गुणा करेंगे अल्फा स्क्वायर, बीटा का गामा में गुणा करेंगे तो बीटा गामा हो जाएगा। अल्फा का बीटा में गुणा करेंगे अल्फा बीटा और बीटा का यहाँ पे गामा है अल्फा है, माइनस अल्फा में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा। और गामा का अल्फा में गुणा करेंगे तो गामा अल्फा और यहाँ पे माइनस अल्फा का गामा में गुणा करेंगे माइनस अल्फा, तो यह इससे कट जाएगा और यह इससे कट जाएगा। तो हमारा जो बचेगा एलिमेंट यहाँ पे, पहला जो एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और यहाँ तो जीरो हो गया, फिर से यहाँ भी जीरो हो गया और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हो गया। और उसके बाद से यहाँ पे जो एलिमेंट आया है 0 1 0 और 0 1, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया दोनों तरफ। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। और इस तरह का ऑप्शन पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें सी ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है 1 माइनस गामा स्क्वायर और माइनस यहाँ पे बीटा गामा लिख लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे गामा दिया गया है बराबर 0, तो यह सी ऑप्शन सही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है यदि एक वर्ग अवयव सममित और विषम सममित दोनों है तो होगा। ए ऑप्शन दिया गया है, ए विकर्ण अवयव होगा, बी एक शून्य अवयव होगा, सी कहा गया है एक वर्ग अवयव होगा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बी में कहा गया है कि यह शून्य अवयव होगा, यानी कि जो भी अवयव होगा वर्ग अवयव यह शून्य होगा। अगर शून्य 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 लिख लेते हैं तो यह सममित भी है और विषम सममित भी इसको कहा जा सकता है। तो 14 के लिए बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया था, तो यहाँ पे a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7i का मान पूछा गया था, जबकि कहा गया था ए स्क्वायर का मान ए के बराबर है। इसका होल क्यूब कर लिया यहाँ पे आई क्यूब ए क्यूब माइनस यहाँ पे प्लस 3ia और ब्रैकेट में i प्लस ए कर लिया माइनस 7a कर लिया। आई क्यूब की जगह पे आई लिख लिया, आई क्यूब को हम लिख लिया ए स्क्वायर इंटू ए और 3i का गुणा करेंगे तो 3a का गुणा करेंगे तो 3i हो जाएगा और 3a का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर की जगह पे ए लिखना है, यह भी 3a हो जाएगा और ए स्क्वायर की जगह पे ए इंटू ए करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया, इसका मान ए हो गया। 3 और 3 मिलकर के 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 7 ए से 7 कट जाएगा, आई होगा। यह पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन सही था, तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन सही है। सी में कहा गया है कि आई के बराबर। तो इस प्रकार से इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप इसको